हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मेरा हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रा के बारे में। स्पेक्ट्रा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि हाइड्रोजन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो उसमें 5 लाइन शो होती हैं स्पेक्ट्रा के अंदर, जिनके नाम बाल्मर, लेमन, पास्कन, ब्रैकेट, पॉफन के नाम पे रखा गया है। वो किस बेस पे रखा गया था, किस साइंटिस्ट ने किस लाइन को डिस्कवर किया। और फिर हमने क्या एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, लिखा था क्या कि फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर हम निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला था न्यू बार, क्या था वो हमारा फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए था। और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो इस फॉर्मूले से हम वेव नंबर या वेवलेंथ जो भी निकालना चाहे फ्रीक्वेंसी वो निकाल सकते हैं। इसको बोला गया रेब्रिग फॉर्मूला। आर यहाँ पे रेब्रिग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू थी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो उस बेस पे एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू बेस पे ही वो बाल्मर, जो लेमन, पास्कन, ब्रैकेट, पॉफन सीरीज के नाम दिए गए। तो उनके लिए N1 N2 की वैल्यू अलग अलग होती है, बाल्मर के लिए, लेमन के लिए, पास्कन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पॉफन के लिए। जैसे एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, कब, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर, यानी हाइड्रोजन लाइक नहीं है, हाइड्रोजन के लिए, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कैन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल टू 4। कहाँ से कहाँ जा रहा है, n4 से, और कहाँ पे जा रहा है, टू एन एनर्जी लेवल विद n2, यहाँ से 2। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है n1। तो ये हमारा n1 हो जाएगा, और जो लोएस्ट होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे से पूछ रहा व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन, उस रेडिएशन का जो कलर है वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, हमारे पास कलर ऑफ रेडिएशन से क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है भी, एक हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, N4 से N2। तो इसको लिए आपको स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करके देखना पड़ेगा। हमें पता है ये सबसे पहला जो लेवल होगा इसके लिए n कितना होगा 1, ये N2, ये N3, और यहाँ पे N4 है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ पे गया है, 4th से 2 पे गया है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है N1 और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है भी कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वो उसका N1 होता है। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वो उसका N1 होता है, और जहाँ पे गया है वो उसका क्या होगा, N2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला पुट करें 109,677, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/n1 का स्क्वायर। तो N1 हमारा कितना है, ये वाला जो हमारे पास क्या है, लोएस्ट है, जहाँ पे गया है, यानी कम वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू है। तो हाईएस्ट कितनी है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। तो इसको कर लो सोल्व, इसका बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 16। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारा जो एलसीएम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 109,677, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे 1/4 है, तो 16 से कट होगा 4 पे, तो यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 16 से 16 जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 16।
तो यानी कितना बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 4 - 1 3 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये जो आंसर निकालेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 4.86 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, -5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आया हमारे पास? वेव नंबर आया है, पर उसने पूछा हुआ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है हमें पता है, रेसिप्रोकल ऑफ जो हमारे पास वेव नंबर होता है, यानी जो हमारे पास लैम्डा वो क्या आ जाएगी 1 जो हमारे पास वेव नंबर आया तो 1/4.86 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 486 नैनोमीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वेव नंबर और वेवलेंथ के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए और ध्यान देना भी n1 क्या है हमारे पास और n2 क्या है हमारे पास, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। तो जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो n1 होगा आपका और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा n2 होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वो आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या डिस्कस कर रहे थे अभी तक हम, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल हमने डिस्कस कर लिया है। अब रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या आती हैं, लिमिटेशंस आती हैं। क्या आती हैं? लिमिटेशंस आती हैं। तो हम हेडिंग क्या बनाएंगे, लिमिटेशंस किसकी, ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसकी हमने क्या डिस्कस करनी है, लिमिटेशन डिस्कस करनी है। तो कैसे होगी इसकी लिमिटेशन? तो सबसे पहली लिमिटेशन ये, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया भी, कैसे एटम स्टेबल है और क्यों है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे कि सोलर सिस्टम है हमारा उसके ऊपर। इन्होंने क्या कहा, जैसे सोलर सिस्टम में सेंट्रल पार्ट क्या होता है, सन होता है और उसके चारों ओर जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे इन्होंने बोला जो न्यूक्लियस है वो हमारा कैसे बिहेव करता है एज ए सन, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या बिहेव करते हैं एज ए प्लैनेट। तो उनके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो चार्ज पार्टिकल है उनके अंदर। और जो सोलर सिस्टम है उसमें हमें पता है मास है, तो उनके अंदर कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लैनेट के बीच में लग रहा है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है उनके जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, प्लैनेट की तरह हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल लग रहा है। पर क्या है, जो सोलर सिस्टम है वो क्या आ जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स किन के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिनके अंदर हैवी मास होता है। पर जो हमारा न्यूक्लियस सिस्टम है यानी एटॉमिक सिस्टम है, उसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका मास बहुत ही कम है। बहुत कम होने की वजह से उनके अंदर क्या नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। पहला तो इन्होंने ये बताया था। दूसरा इन्होंने बोला था ये
कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करेगा तो इन्होंने बोला था एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पर एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है चार्ज पार्टिकल, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर कंटिन्यूसली ये मूव करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और वो फॉल कर जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर वो फॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, यानी एटम नष्ट हो जाएगा। बट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो पहली लिमिटेशन ये रही कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी जो एटम है उसके अंदर अरेंजमेंट कैसे है, कौन कहाँ पे है, उनके बारे में ये कुछ नहीं बता पाए। तीसरा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3D जो एटम है उसको, जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डज नॉट एक्सप्लेन द क्वांटम मॉडल एस्पेक्ट ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे जो क्वांटम मॉडल बनता है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए ये इसकी क्या रहेगी, लिमिटेशन रहेगी। तो अब बात आती है भी इन लिमिटेशंस को कौन दूर करने आया। तो एक फिजिस्ट था, फिजिस्ट यानी फिजिक्स का साइंटिस्ट, जिसका नाम था नील बोर। उन्होंने एटम के बारे में बताया कि जो हमारे पास एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उन्होंने क्वांटम बेस पे बताया। तो उनको क्या नाम दिया गया, उनके मॉडल को, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या नाम दिया गया, बोहर एटॉमिक मॉडल का नाम दिया। अब बात आ जाती है बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स बताइए कि हमारे पास इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यही बोला कि एटम क्या है, स्फेरिकल है। एटम क्या है, स्फेरिकल है, और सेंट्रल पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, सेंट्रल चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया जाता है, ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ऑर्बिट का। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, एटम इज स्फेरिकली एंड सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर मूव इन द सर्कुलर पाथ। चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जिनका क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। क्या नाम देते हैं हम उसको, ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। तो नील बोर ने ये मॉडल 1913 में दिया, जो क्या थे, एक फिजिक्स थे, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, एटम इज स्फेरिकली, क्या होता है, स्फेरिकली होता है, एंड सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अराउंड इट, इसके चारों ओर, अराउंड इट दी सर्कुलर पाथ, दी सर्कुलर पाथ आर प्रेजेंट, सर्कुलर पाथ प्रेजेंट होते हैं, इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड
नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जिनको हम क्या नाम देते हैं, स्पीसीज नोन एज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, क्या करते हैं वो, रिवॉल्व करते हैं, नोन एज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन these circular path which are known as जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट का नाम देते हैं। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये था क्या कि एटम इज स्फेरिकली इन नेचर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ विच आर नोन एज ऑर्बिट्स। उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारे पास क्या कि जो एनर्जी है किनकी ऑर्बिट की, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इन्होंने क्या बोला दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, या हम कहें सर्कुलर पाथ इज फिक्स्ड इज नॉट चेंज्ड, या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑर्बिटल आर क्वांटिनाइज्ड इन नेचर, मतलब वो फिक्स होती है, वेरी नहीं करती। तो इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं। इनकी एनर्जी क्या है, वेरी नहीं करती, फिक्स्ड रहती है, क्वांटिनाइज्ड रहती है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी का मतलब फिक्स होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला, द एनर्जी ऑफ द सर्कुलर पाथ इज फिक्स्ड, क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एंड नॉट वेरी या नॉट changes, so its energy is quantized in nature, यानी स्टेशनरी स्टेट होती है। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं कि देयर एनर्जी आर स्टेशनरी इन नेचर। स्टेशनरी का मतलब स्टेबल होता है, रुका हुआ, पर यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि एनर्जी की वैल्यू रुकी हुई है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और उसको हम क्वांटिनाइज्ड भी कह देते हैं, यानी कम से कम इतनी फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब तीसरी बात, तो तीसरी बात ये है हमारे पास क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अब हमने 9th में पढ़ा हुआ है क्या कि कोई भी बॉडी है जब वो मूव करती है लीनियर पाथ के अलोंग, तो उनकी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। और अगर वो लीनियर पाथ में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका हम लीनियर मोमेंटम p निकालते थे, जो क्या होता है, m इंटू v होता है। क्या होता है, m इंटू v होता है। अब ये तो था लीनियर पाथ में, पर हमारे पास अब बात हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो उसका मोशन कौन सा हो जाता है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन है तो उसका जो मोमेंटम है, अब वो लीनियर मोमेंटम ना रहकर वो क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो कह रहा है कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होल मल्टीपल होता है किसका, NH/2π। क्या होता है, वो होल मल्टीपल होता है किसका, NH/2π के। तो क्या कह रहा है, ओनली दोस ऑर्बिटल्स आर परमिटेड, परमिटेड का मतलब परमिशन दी जाती है, परमिटेड इन विच द
value of angular momentum of the electron is whole number multiple of h by 2 pi। कितना होता है? h by 2 pi, वेयर h इज क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? h प्लैंक कांस्टेंट है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कितनी वैल्यू होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, वो है ये। पाई आपका जो है वो कांस्टेंट है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो इन्होंने बोला होल मल्टीपल होगा, यानी इसके साथ एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है NH/2 पाई। तो ये n है, n क्या एक इंटीजर नंबर है जो होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो हो सकता है। और ये हमारे पास हमें क्या देगा? उस इलेक्ट्रॉन की उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें बताएगा। तो ये तीसरा पॉइंट था कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे। वैसे जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? mvr = NH/2 पाई। m मास ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस, और ये किसके इक्वल होता है? NH/2 पाई। n हमारा इंटीजर होगा, तो यानी जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर वैल्यू पे डिपेंड करेगी। 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या वैल्यू है उसके ऊपर क्या करती है? ये डिपेंड करती है। तो हर ऑर्बिटल के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? किसका? बोहर मॉडल ऑफ एटम का। तो चौथा पॉइंट ये कहता है हमारे पास जो एटम है वो कलर शो करता है। वो क्यों शो करता है? वो इसलिए शो करता है जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलती है वो जंप कर जाता है। कहाँ से? ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? E1 हम मान लेंगे। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? हमारे पास E2 मान लेंगे। तो जो रेडिएशंस निकलेगी वो किस एनर्जी की निकलेंगी? वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा E, और वो क्या होगा? हमारे पास डिफरेंस होगा E2, यानी जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, माइनस E1 यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास क्या है? उसका एनर्जी या हम कहें रेडिएशन या वेवलेंथ है वो भी उतनी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी, और उसी हिसाब से उसका कलर हमें दिखाई देता है। तो क्या कहता है हमारे पास? जैसे मान लो ये हमारे पास एटम है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। इसकी एनर्जी हमने मान ली E1। जैसे इसको एनर्जी मिली तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट, और इसको हम क्या नाम दे देंगे? E2। पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं है तो वो वापस क्या होना चाहेगा? अपनी स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा। स्टेबल फॉर्म में आने के लिए उसको वापस कहाँ पे आना पड़ेगा? ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करेगा? जो इसने एनर्जी एब्जॉर्व किया उस एनर्जी को क्या करेगा? वो एमिट करेगा। तो एमिट करेगा वो हमारे पास डेल्टा E क्या होगी? E2 माइनस E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि एनर्जी जो एमिट होती है, एब्जॉर्व होती है, ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। ठीक है, जब एनर्जी सप्लाई की जाती है किसको? एटम को। तो जो हाई एनर्जी वाला है उसको एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं, और जो लो एनर्जी लेवल वाला है उसको ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है, ओनली एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। और ख़ास बात याद क्या रखनी है, क्या द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज हायर, क्या होती है वो? हायर होती है किसके कंपैरिजन? देन द ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट कंडीशंस है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या मान लिया? E1 एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, E2 क्या हो जाएगा हमारे पास? एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो डेल्टा E हमारे पास क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे हमने निकाला था E जो होता है वो किसकी इक्वल होता है? H न्यू के। तो डेल्टा E हमारे पास क्या आ जाएगा? H न्यू 2 माइनस H न्यू 1। ये हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू H कॉन्स्टेंट आ जाएगा, न्यू 2 माइनस न्यू 1। तो यहाँ से भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है किसकी? वेव जो एनर्जी है किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में H हमें नोन होता है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसके 4 पॉइंट थे जो इन्होंने मेन पॉइंट दिए। फिर इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे क्या इसकी सक्सेसफुल होने के कारण क्या है, किस कारण से ये सक्सेस हुए, क्या क्या इन्होंने एडवांस कॉन्सेप्ट दिया जिसकी वजह से इनका मॉडल ज़्यादा बेटर था किससे? रदरफोर्ड मॉडल से। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम इसके सक्सेसफुल जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, और आगे के जो पॉइंट हैं, जो अलग पॉइंट है, रेडियस कैसे निकाली जाती है, एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप पिछला पढ़ें, ठीक है, जितना भी हो गया न्यूमेरिकल करें, कोई प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।